विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हिंदी व्याकरण में संधि से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। कुल 25 प्रश्न हैं इसमें। इन 25 प्रश्नों को व्याख्या सहित समझाऊंगा और आशा है कि आप अपने ज्ञान में व्यापक वृद्धि कर सकेंगे। और जहां अगर कोई बात कम समझ में है, क्योंकि पेपर हल कराते समय अब उतने व्यापक ढंग से चीज़ों को उतनी गहराई से बताना संभव नहीं हो पाता कि बहुत ज़्यादा उस पर बोला जाए, तो इसके लिए आप प्ले लिस्ट में जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्ले लिस्ट में जा कर के कई वीडियोज़ हैं ग्रामर के, आप उनको पढ़ करके अच्छी तरह से ज्ञान अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं कि संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। अब संहार का सही संधि विच्छेद समधन हार हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, आइए समझते हैं। सम दरअसल उपसर्ग है। देखिए, सम जो है वह विकल्प नंबर सी में भी है, लेकिन म पर हलंत नहीं है, और यहाँ डी वाले में म पर हलंत है। तो यह सम उपसर्ग होता है, जिसका अर्थ होता है भली प्रकार या अच्छी तरह। तो म ये जो अनुस्वार है, ये अनुनासिक, ये जहाँ भी यह म अनुनासिक है, जहाँ भी इसके सामने ह आ जाए, य आ जाए, र आ जाए, स आ जाए, ठीक है, तो इस म का पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार बन जाता है। यानी यह म जो है स पर अनुस्वार बन जाएगा, तब यह बन जाता है संहार। म का स के पर अनुस्वार हो जाता है, यह संहार बन गया। तो इसमें संहार का कोई औचित्य नहीं है। समहार, समधनहार विकल्प सी में म पे हलंत नहीं है, यह तो अगर आप जोड़ेंगे तो समहार पूरा बन जाएगा। और सनहार यह भी सही नहीं है, क्योंकि सन कोई ऐसा सार्थक शब्द नहीं है। ठीक, और यह जो अनुस्वार होने का नियम है, अपने पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार का होना, यह म के लिए ही लागू होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद है। अब महेंद्र का संधि विच्छेद, अब यहाँ आप देखिए कि ह पर एक ही मात्रा है, महेंद्र। तो जब एक ही मात्रा है तो आप आंख मूंद करके कहिए कि ए जो है वह गुण स्वर है, यानी यह संधि गुण संधि में जाएगा। अब गुण संधि में होता क्या है, अ या आ के बाद अ या आ हो, और इसके बाद अगर ई आ जाए तो ई हो जाता है। अब ये गुण स्वर कहा जाता है, इसलिए इस संधि को गुण संधि कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि महाधन इंद्र, यह सही है। इसके लिए महा में आ की मात्रा, ई आगे जुड़ गया, ए बन गया महेंद्र। अब देखिए, महधन इंद्र भी महेंद्र बनेगा, लेकिन मह कोई सार्थक शब्द नहीं है। संधि विच्छेद तो कई तरीके से किए जा सकते हैं एक ही शब्द के, लेकिन देखना यह होता है कि जो पद अलग किए गए हैं वे सार्थक होने चाहिए, इसलिए बी सही नहीं। सी पर बात करें तो महीधन इंद्र। अब मही में ह पे बड़ी की मात्रा है, यानी जिसको आप दीर्घ ही कहेंगे, और सामने ह्रस्व ही है, तो मिल करके दीर्घ ही बनना चाहिए, तब हो जाएगा महेंद्र। महेंद्र नहीं बनेगा। फिर आगे महेधन इंद्र, डी वाला विकल्प देखते हैं तो महेधन इंद्र, ह पर एक ही मात्रा है। अब एक के सामने ई आएगा तो ये चला जाएगा अयाधि संधि में, एक आ आय बनेगा, वो अभी यहाँ लागू नहीं होगा, इसलिए महाधन इंद्र सही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं, बहुत सरल है। संधि के 3 भेद होते हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यानी विकल्प वाला 3 सही हुआ, यानी विकल्प बी। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या है। अब दुस्तर का संधि विच्छेद अगर देखें तो दुस्तर में
पहला विकल्प आप देखेंगे तो दुष्धंतर, अगर इसको भी आप जोड़ेंगे तो दुस्तर ही लिखा जाएगा, ठीक। और यह दुष्धंतर, चूंकि यह तालव्य स यहाँ है इसलिए यह सही नहीं है। अब दुहधंतर पर विचार करते हैं। तो विसर्जनीय से सह के नियम से विसर्ग का स हो जाता है। अब विसर्ग का स जब हो जाएगा कौन सा, दंत स, यानी ठीक ए में आप जो देखिए रूप है, यही रूप हो जाता है इस विसर्ग का, यानी यह भी पहले शुरू में दुष्धन तर बनता है, विसर्ग का स हो जाता है। अब इस स के बाद अगर सामने त हो या दंत स हो तो इस त ही नहीं, त वर्ग पूरा, त था द धन, और या तो दंत स हो तक, तो ये जो स है दंत स, यह दंत स ही बना रहता है, ठीक। और अगर जहाँ त है इस जगह अगर च हो जाए या दंत स हो जाए तो इस दंत स नहीं, तालव्य स, माने च हो जाए त के स्थान पर च वर्ग पूरा, और तालव्य स अगर हो जाए तो इस दंत स का तालव्य स हो जाता है, तो वह नियम तो यहाँ लगेगा नहीं, ठीक। इसी प्रकार त जहाँ है अगर यहाँ ट आ जाए या ट वर्ग पूरा या मूर्धन्य स आ जाए तो इस दंत स का मूर्धन्य स बन जाता है। तो सारे नियम इस तरह का हमने बता दिया, लेकिन यहाँ स के बाद त आया है तो स ही बना रहेगा, तब बन जाएगा दुस्तर, ठीक, यानी यह विकल्प सही है। अगर यह विकल्प सी न दे और ए में जो दिया है यह दे दे और सी वाला विकल्प न मिले, तब आप ए को ही सही मानकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मूलतः यह दुहधंतर है, जो दुष्धंतर बनता है फिर दुस्तर बनता है। तो पहले हम विकल्प सी को वरीयता देंगे यहाँ पर, क्योंकि मूल यही है। आगे बढ़ेंगे। स्वेच्छा का संधि विच्छेद है। अब स्वेच्छा में आप देखेंगे तो स, देखिए यहाँ, अब अगर हम पहले पर विचार करें, पहले के पे विचार कर लेते हैं, तो सु में उ है और आगे स्वर है, तो अगर आगे स्वर आएगा तो किस में भाग जाएगा, यण संधि में, ई का य, उ का व, तो उ का व जब बनेगा तो यह बन जाएगा यस, और यह व भी आ जाएगा, और लेकिन व पे हलंत रहेगा, और आगे जो यहाँ देखिए विकल्प ए में जो इच्छा है, इच्छा, इसका ई जब जुड़ेगा तो ई की मात्रा, अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, अब ई की मात्रा अगर लगेगा तो यह स्वी बन जाएगा, स्वी, तो स्वेच्छा हो जाएगा, इसलिए यह विकल्प सही नहीं हो सकता। अब चलते हैं बी पर, स्वेधन इच्छा, वह पर ए की मात्रा है, अब ए पर ए की मात्रा है और आगे अगर ई आ जाए, ठीक, तो ए के बाद ई आए तो ए का, अब हम आयात संधि में देखें तो ए का अय हो जाता है और उस पर आगे ई की मात्रा लग जाएगा तो यह अय हो जाएगा, अय, ठीक, इसलिए ये भी सही नहीं है। तो अब इसी तरह से एक एक करके हम समझ ले रहे हैं। सी वाला अगर हम विकल्प देखें तो सी वाले विकल्प में स्वधन इच्छा, अब देखिए स्वधन इच्छा, अ के बाद ई आया है तो ए बन जाएगा, तब यह सही है स्वेच्छा, यानी गुण संधि, ठीक। अब आगे चलेंगे। अब छठवां प्रश्न देखते हैं। तो छठे प्रश्न में प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या है, प्रतिधन अक्ष। अब इसी पर विचार कर लेते हैं। तथा पे ई की मात्रा है, त पे ई की मात्रा है, अब त पे ई की मात्रा और सामने क्या आ गया, ठीक, सामने आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर ई के बाद अ आए तो क्या बन जाता है, ई का य बन जाएगा, या पे हलंत रहेगा। अब आगे अ की मात्रा है, यह अ जुड़ करके पूरा पूरा यह बन जाता है, तो और त जो है त पे हलंत हो जाएगा, क्योंकि ई की मात्रा निकल गई, तो यह बन जाएगा प्रत्यक्ष प्रतिधन
अक्ष, इसलिए विकल्प ए सही हुआ। अब अगर हम बी पर बात करें तो बी में आगे अक्ष ही दिया है, इसलिए यह सही नहीं है। अब प्रधन्त्यक्ष कोई सार्थक शब्द नहीं है। प्रत्यधन अक्ष भी हम देखें तो प्रत्यय में अगर अक्ष जोड़ते हैं तो प्रत्याक्ष बन जाएगा दीर्घ स्वर संधि से, तो यह भी सही नहीं है, विकल्प ए सही हुआ। आगे बढ़ेंगे। 7वां, प्रणाम का संधि विच्छेद क्या है। अब प्रणाम का संधि इसका क्या होगा, तो यहाँ एक नियम समझते हैं पहले। अगर किसी शब्द में र आया है या स आया है, माने किसी भी शब्द में अगर र आए या स आए, आप ध्यान दीजिए इस बात पर, किसी भी शब्द में र आए या स आए तो र या स का और बाद में उसी शब्द में न आया हुआ हो, अगर मतलब आप समझे कि शब्द में र और कौन सा स, मूर्धन्य स। मैं लिख दे रहा हूं कि र आए या मूर्धन्य स उस शब्द में हो, ठीक, और उसी शब्द में कहीं न आए कहीं, और बीच में यहाँ कोई भी, ध्यान देना, क वर्ग का कोई अक्षर, क वर्ग का कोई अक्षर, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, जो वर्ग होते हैं ये आए, या य व ह यह सब आए, तो इस न का अढ़ हो जाता है, ठीक। अब हम देखते हैं प्रधन मान। अब प्र, यहाँ देखिए र आया हुआ है, आगे म है, ठीक, तो वो आए, वो तो वर्गों का ही वर्ण है। अब न का ड़ हो जाएगा तो यह बन जाएगा प्रमाण, ठीक। लेकिन अब यहाँ दिया है प्रणाम, तो प्रधन नाम, अब इस न का ड़ हो जाएगा, यह हो जाएगा प्रणाम, ठीक। अब प्रोणाम कोई मतलब नहीं है, प्रणाधन का कोई अर्थ नहीं है, तो विकल्प भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिच्छवि का संधि विच्छेद है। अब देखिए बहुत मजेदार है, यह प्रतिच्छवि का संधि विच्छेद है। अब हो सकता है कि आप पढ़े ना हो तो ढूंढेंगे प्रतिधन छवि, ये तो सही बैठ रहा है, लेकिन जो विकल्प ए है, लेकिन यह गलत है, ठीक। सी पर विचार करते हैं, क्यों गलत है अभी समझा रहे हैं। प्रधन छवि, यह भी यहाँ प्रति है और यहाँ केवल प्र दिया है, तो यह भी सही, सी भी सही नहीं है। अब बी पर बात करते हैं, प्रतिधन छवि, यह सही है। अब कैसे सही है आइए बताते हैं। नियम है, अगर छ के पहले कोई स्वर हो, तो यहाँ आप देखिए छ के पहले क्या है, त पर ई की मात्रा है, तो संधि होते समय छ का छ हो जाता है, छ यानी च और छ जुड़ जाते हैं उसमें, माने ये च संयुक्त हो जाएगा उसमें, माने इस तरह से, ठीक। कहीं भूल से आप ए वाला विकल्प न सही माने, बी वाला ही सही माना जाएगा, और डी वाले का कोई प्रतिच्छवि उसमें पहले ये जो दिया, तो विकल्प ए और विकल्प डी शायद एक ही विकल्प है, तो वो सही नहीं है, और विकल्प भी सही है। आगे बढ़ते हैं। उन्नति, अब उन धन्नति, अब उनका कोई अर्थ ही नहीं है, ये गलत। उन्नधंती, यह भी गलत। उत धन्नत पर विचार करते हैं, तो नियम यह है कि त के बाद, ठीक है, या त वर्ग के बाद अगर सामने कोई अनुनासिक आ रहा है, कोई अनुनासिक ना है ना, तो यह अनुनासिक है। म भी हो सकता है, यहाँ ड़ भी हो सकता है, न भी हो सकता है, य भी हो सकता है, तो यह त जो है अपना अंतिम वर्ण बन जाएगा, यानी अपने वर्ग का अनुनासिक बन जाएगा। तो त का अंतिम वर्ग क्या है, अनुनासिक न, तो इस तरह से हो जाएगा उन। अब ध्यान दीजिए, त का न हो जाएगा उन, और यह नत उसमें जुड़ करके बन जाएगा नत, उन्नति, ठीक। इसी तरह से अगर हम उत धन मय करें
उत धन मय, तो त का न बन जाएगा और यह हो जाएगा ऊनमय, क्योंकि म जो है अनुनासिक है। ठीक है, और उसके पहले त है तो अपने वर्ग का अनुनासिक न बन जाएगा। 10वां, व्याप्त में संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, आदि संधि, अण संधि। पूछ रहा है कि व्याप्त में कौन सी संधि है। तो व्याप्त में अब हम इस तरह इसको पहले बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए व्याप्त वह बना हुआ है। आप जानते हैं ई कि देखिए वह में ई की मात्रा है, अगर सामने अ या आ जाए तो ई का य हो जाता है और उसमें आ जुड़ करके यह बन जाएगा व्या। अब वी उपसर्ग है, तो इस तरह का शब्द अगर हम देखें तो वी धन आ या बनता है, और अगर वी धन आप्त यहाँ हो जाए तो व्याप्त हो जाएगा। वी धन आप्त यानी व्याप्त। तो यह कौन सा संधि हो जाएगा। ई का य किस में बनता है, यण में। अगर यह बने वह बने र बने तो आप जान लीजिए ई का य, ऊ का व, री का र यानी यण संधि है, अनुभूत करके बताकर आगे बढ़ जाइए। यानी विकल्प सी सही हुआ। अब 11वां देखते हैं, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो जगन्नाथ आप जानते हैं, अभी जो तक वाला नियम बताया कि आगे त के आगे अनुनासिक हो तो त का न हो जाता है, वही चीज है। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद हो जाएगा, जगत धन नाथ, यही त न बन करके जगन्नाथ हुआ। तो अब हम देखते हैं ये संधि कौन सा है। अब पहले शब्द के अंत में अगर जो पहला पद होता है उसके अंत में अगर व्यंजन आए और बाद में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, यानी जहाँ न है यहाँ चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, वह मायने नहीं रखता। लेकिन अगर पहला उसके पहले व्यंजन आया है यानी त व्यंजन है ना, तो वह व्यंजन संधि होगी, यह व्यंजन संधि। अब 12वां, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। अब नव धन ऊड़ा कहें तो नवोढ़ा हो जाएगा, ये कोई अर्थ नहीं रखता। नवोधढ़ा यह भी सही नहीं, क्योंकि यह सार्थक नहीं है। न धन ओढ़ा ये तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह नहीं बन पाएगा कहीं। अब नव धन ऊढ़ा पर विचार करते हैं, तो वह में अ की मात्रा और ऊ मिल करके ओ बन गया, यानी अ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है गुण संधि से। ठीक, अ और ओ को गुण स्वर कहते हैं। हाँ, तो यह गुण संधि हुआ। अब ए ध्यान दीजिए, ए है ओ है, अ है, ए है, ओ है, ये गुण कहलाती है। तो अ तो संधि में इस तरह से शामिल नहीं हो पाता, लेकिन ए और ओ जब आए तो आप तुरंत कहिए कि यह गुण संधि है। इसी तरह से आ, ऐ, औ वृद्धि स्वर होते हैं, तो अगर ऐ और औ बना हो तो आप तुरंत कहिए कि यह वृद्धि संधि है। ठीक, तो नवधन ऊढ़ा यह सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, यण संधि का संबंध किस संधि से है। तो यण संधि क्या होता है, कोई अणच ई का य, ऊ का व, री का र, तो ई का य बन रहा है, यानी ये सीधे सीधे स्वर संधि है। डी विकल्प सही है। ठीक, आगे बढ़िए। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद, यहाँ देखिए न बना है वह है, तो हम जानते हैं कि अगर ऊ हो तो ऊ का के सामने स्वर आए तो वह हो जाता है। तो अनु, आप ध्यान दीजिए कि अनु में ऊ है और आगे ए अगर आ गया, ठीक, तो यह ऊ जो है वह ए को पा करके, ये न का ऊ जो है, न में जो ऊ की मात्रा है, ए को पा करके इस ऊ का व बन जाता है, हलंत लगा रहेगा। ठीक, और ए
जब जुड़ेगा तो यह बन जाएगा वे, और यह न ऊ की मात्रा हट गया तो यह संयुक्त के रूप में संयुक्ताक्षर के रूप में बना रहेगा, तो हो जाएगा अनवे, और सण अगर पूरा है तो अन्वेषण, यानी विकल्प नंबर बी सही है। ठीक, अन्वेधन सण इसका कोई अर्थ ही नहीं है। अन्वेष थनड़ सी वाले विकल्प में यह भी सही नहीं है। अनुधन वेषण को आप जोड़ेंगे तो अन्वेषण सीधे सीधे हो जाएगा, संधि होगी ही नहीं, तो अनुधन एषण सही हुआ। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। अब उज्ज्वल में कौन सी संधि प्रयुक्त है? अब उज्ज्वल में आप जानते हैं अगर इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं तो यह उत्ध्वन ज्वल होता है। शुद्ध और अशुद्ध जो शब्द होते हैं, जो जिनको आता है आपको पहचानने के लिए, उसके लिए यह शब्द आप रटे रहिए उज्ज्वल। आप देखिए दो ज संयुक्त हुए हैं इसमें, जिसको आप कहते हैं आधा। ठीक, तो उत्धन ज्वल, यही त ज को पा करके ज हो जाता है। अगर सामने च वर्ग आए तो इस त का वही वर्ग बन जाता है, तो च वर्ग बन जाता है। ज है ना, तो त का ज हुआ, यानी उज्ज्वल। अब यह जुड़ेगा तो त भी ज में बदल जाएगा, और यह इस तरह से बन जाता है उज्ज्वल। ठीक, तो उज्ज्वल। अब इस तरह से आपने देखा तो यह त क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है, और बाद में चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन, जैसे यहाँ ज के स्थान पर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, लेकिन यह आप देखिए व्यंजन है ना, तो पहले अगर व्यंजन आया है तो वह व्यंजन संधि ही होगा। ठीक, सोलहवां, ईधन आ क्या होगा? ई के बाद अ आता है, अ या आ है तो यह हो जाता है, और उसकी मात्रा लग जाएगी, तो आ की मात्रा लग करके या बन जाएगा। किस संधि में इस प्रकार का नियम होता है? ई का यह बनता है यह संधि में। देखिए यहाँ पे हलंत नहीं है, प्रिंटिंग में गड़बड़ी है, तो यह संधि यानी यह विकल्प बी सही है। ठीक, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है? अब यहाँ देखिए कि ख संयुक्त है, या है। अब ई का या बनता है, तो स्वाभाविक है ख पे ई की मात्रा रही होगी और आगे आ रहा होगा, आ। तो यहाँ आप देखिए सखी धन आ, यह सही हो जाएगा। ठीक, ई के सामने आ आया तो यह बन गया, ख उसमें संयुक्त हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, तो संग और आ की मात्रा जुड़कर सख्यागमन। बी विकल्प में देखिए तो सख शब्द यहाँ सार्थक नहीं है, क्योंकि सख शब्द का प्रयोग संबोधन के लिए किया जाता है, सामान्यतः सखी ही होता है सही, तो यह सही है। ठीक, सखी धन गमन यह हो नहीं सकता, क्योंकि जोड़ेंगे सखी गमन हो जाएगा, और संख्या गमन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, इसलिए विकल्प ए सही हुआ। 18वां चलते हैं, महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि है? तो आप जानते हैं अ के बाद अगर ए या अ आए तो अय हो जाता है। ठीक, तो अ के बाद यहाँ महाधन ऐश्वर्य है तो आ के बाद ए आएगा, अय आ रहा है, आ के बाद अय वाला विकल्प यहाँ दे रहा है नहीं, यहाँ देखिए गलत दे दिया है। आ के बाद डी वाले विकल्प में देखिए आ के बाद अय है और उसका अय बनेगा, माने यहाँ अय हो रहेगा, ए छप गया है, यही विकल्प सही हो जाएगा। महाधन ईश का संधि रूप क्या होगा? अब महाधन ईश, महा में आ के बाद ई आया है, तो आ के बाद ई आए तो क्या बनेगा? ए, तो बन जाएगा महेश। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, तो आप देखिए कि यहाँ ग संयुक्त है, यानी ग अर्ध है, तो आप इसका संधि विच्छेद ऐसे करेंगे, दिक धन दर्शन। अब कैसे समझा रहा हूं, यही जिस विकल्प में होगा वह सही होगा। नियम क्या है कि क वर्ग, ठीक, माने अब क ख ग घ इसमें सब आ जाएगा। अगर आगे तीसरा, तो मूल रूप से केवल क लेते हैं, क प, ठीक है, त ट, तो
इनके बाद, और हाँ च भी लेते हैं, अगर इनके बाद अगर तीसरा वर्ण आ रहा है कोई, माने किसी वर्ग का, ध्यान देखिए द तीसरा वर्ण है, ठीक। तो ये जो क है इसके स्थान पर जितने वर्ण बताया जो भी होंगे वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएंगे, यानी क का तीसरा वर्ण बन जाएगा ग अपने ही वर्ग में। तो दिग दर्शन हुआ। तो यह विकल्प बी सही है। यहाँ हलंत होना चाहिए, देखिए विकल्प ए में हलंत नहीं है ग पर, इसलिए यह सही नहीं है। दिग्दर्शन नहीं, ये देखिए बी विकल्प भी सही नहीं है, डी सही है। दिग्धन दर्शन संधि विच्छेद होगा इसका। अब बी पर अगर विचार करें तो दिग्धन दर्शन है, ठीक। इस क का ग ही बना है जो दिग्दर्शन है, यही इसी को तो एक कर दे अगर दिग्धन दर्शन तो दिग्दर्शन बन जाएगा, लेकिन मूल रूप इसका दिग्धन दर्शन है, ठीक। दिक मतलब होता है दिशा, दिक मतलब दिशा। अगर आपको विकल्प डी नहीं मिल रहा है तब आप बी को ही सही मानकर आगे बढ़ जाएंगे। सी वाले में आप देखेंगे तो दिक में क में हलंत नहीं है, तो यहां तो संधि हो ही नहीं पाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सरयूर्म में संधि है। अब सरयूर्म का आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सरयू, सरयू नदी है ना, और धन ऊर्मी। अब ऊर्मी का मतलब होता है लहर, ठीक। ऊर्मी का मतलब लहर। तो सरयू ऊ के बाद ऊ आया है तो दीर्घ ऊ ही रहेगा, ऊ के बाद ऊ आएगा तो दीर्घ ऊ बनेगा, तो बन गया सरयूर्मी। और यह किसमें होता है? स्वर संधि में। विकल्प डी सही है, बहुत सरल है। वैसा हुआ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश, महिष। महिष से शुरू करते हैं। महिष महाधनीश, नहीं नहीं, महीधनीश। महाधनीश करेंगे तो महेश हो जाएगा, और महीधनीश करेंगे तो महिष, ठीक। और जगदीश जगत धनीश, जगदीश का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो यह बनेगा जगत धन ईश। आप ध्यान दीजिए, हमको ढूंढना है विसर्ग संधि। तो यह तो त यहाँ देखिए अंतिम वर्ण है तो यह तो व्यंजन संधि हुआ। दिग्गज अभी ऊपर पढ़े आप कि दिक धन गज होता है, तो क आया है, दिक क आया है पहले, तो यह भी व्यंजन संधि। अब बचा निरंतर, इसी को आप सही मान लीजिए। ये तो हो गया विकल्प में एलिमिनेशन मेथड, माने एलिमिनेट करके और हम सही पर पहुंच जाएं। लेकिन आप इसका सही जानिए, निरंतर का संधि विच्छेद होता है निह धन अंतर, ठीक। अब निह विसर्ग है ना, विसर्ग का स बनता है, स का र बनता है, और वही र के साथ अ की मात्रा जोड़कर पूरा र बना करके उसको र बना करके निरंतर बन जाता है। तो यह विसर्ग संधि होगा। अब चलते हैं अगला, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अब अत्यधिक में त है, यह बना हुआ है, आप तुरंत आजमाइए कि कहीं यह यण संधि तो नहीं है। और यण में यह तब बनेगा जब उसके पहले वाले त पर ई की मात्रा होगी। तो अब देखिए कहाँ मिल रहा है, यह बी वाले में अति, और आगे अ होगा, वही अ जो है यह को साथ मिल करके उसे पूरा यह बना देती है, तो अत्यधिक, यह सही हो गया। अब अगर आप सी वाला विकल्प देखेंगे अति धन अधिक, तो अति का कोई सार्थकता नहीं है, ठीक। और डी वाले विकल्प में अत्यधिधन का, यह भी बहुत, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए विकल्प भी सही होगा, ठीक। अब 24 देखिए, द्वावपि का संधि विच्छेद होगा। तो द्वावपि है ना, तो द्वा, इसका मतलब हुआ द संयुक्त है वह के साथ, वह बनता है ऊ में। लेकिन आप उससे करेंगे अगर, तो आगे देखिए आवप ही बचेगा, और आवप का कोई अर्थ नहीं होगा। तो दूसरे पर हम विचार करते हैं कि यहाँ देखिए दो के बाद आव बना है, और आव बनता है, यहाँ देखिए आव बनता है किसमें? औ का आव, अयादि संधि में, एचो अयवा याव, औ का आव बनता है। तो यहाँ से अगर आव अलग करें तो उसके पहले बन जाएगा द्व, अब द्व पर मात्रा हो जाएगी औ की। अब यही औ जो है
आव बनेगा, अब ध्यान दीजिए, यही आव बनेगा तो यह बन जाएगा द्वाव, और इसमें जुड़ जाएगा, यह वह हलंत रहेगा। अभी इसमें जब जुड़ जाएगा अपि, तो यह बन जाएगा द्वावपि, या वह अ को पूरा कर देगा, द्वावपि। मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में मनोहर का सही संधि विच्छेद होता है मनः धन हर, ये विसर्ग संधि होता है। तो मनोहर में विसर्ग संधि है, इसी विसर्ग का ओ बनता है। ठीक, आशा है आप बढ़िया ढंग से समझे होंगे, और आपने समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।